अग्निपथ स्कीम को लेकर करीब एक हफ्ता होने वाला है, मगर न भावी अग्निवीर पीछे हट रहे हैं और ना ही सरकार। इसीलिए लगातार बढ़ रही है तकरार और इसी कड़ी में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें एक बार फिर से युवाओं ने काफी उपद्रव मचाया। वहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इस बीच मामला सुलझे, इसके लिए सरकार थोड़ी बहुत कोशिशें तो कर ही रही है, उनका फिलहाल कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अब तो इन अग्निवीरों को कॉर्पोरेट की तरफ से 4 साल बाद रोजगार देने का भी भरोसा दिलाया गया है। आखिर क्या कॉर्पोरेट के आगे आने से बनेगी बात? इसी मुद्दे पर आज अपने एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का आंदोलन जारी है। वहीं आज भारत बंद के बीच भारतीय रेलवे ने 700 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया। बिहार में एहतियातन 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है और 350 ट्रेनें भी रद्द हैं। जयपुर में प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशनों का निशाना न बनाए, इसके लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर फ्लैग मार्च निकाला। जबकि दिल्ली में भी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारत बंद को लेकर कई ट्रेनों को रद्द करना है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। झारखंड के रांची में भी कुछ ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं और सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे पुलिस सुबह से ही चौकस नजर आई। वहीं बिहार के पटना में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवा सबसे ज्यादा गुस्से में है, जिसके कारण उन्होंने राजधानी में सबसे ज्यादा हंगामा काटा। वहीं यहाँ के कई ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी, जिसके चलते पब्लिक काफी परेशान है। अग्निपथ योजना के विरोध में कुछ संगठनों का देश भर में भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। दिल्ली में शिवाजी ब्रिज पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी, जबकि केरल के त्रिवेंद्रपुरम में भी प्रदर्शनकारियों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ राजभवन तक मार्च निकाला। जबकि बिहार की राजधानी पटना में युवाओं का विरोध प्रदर्शन पहले की तरह जारी है। उधर अग्निपथ पर आर पार के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने योजना को जन जन तक पहुंचाने का प्लान तैयार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं से देश भर में अग्निपथ योजना का प्रचार करने को कह दिया है और इसमें सरकार के केंद्रीय मंत्री भी उतर गए हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और सेना की तरफ से अग्निपथ स्कीम वापस नहीं लेने की मंशा जाहिर कर इसके फायदे के बारे में समझाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक बताने की कोशिश की और कहा कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें राजनीति में फंस जाती हैं। जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन 100%, कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का, जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से, ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है। इसके ठीक एक महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के, वो सब शुरू हो जाएंगे। और मुझे हमारी जो टाइमलाइंस हैं उसके हिसाब से 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है,
21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का ओडिशा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सेना में 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों की भर्तियों का ऐलान किया है। महिंद्रा ने ट्वीट किया, अग्निपथ प्रोग्राम को लेकर जारी विरोध से दुखी हूँ। बीते साल जब योजना पर विचार किया गया था तो मैंने कहा था और मैंने दोहराया भी था कि अग्निवीर जो अनुशासन और कौशल सीखेंगे वो उन्हें खास तौर से रोजगार के लायक बना देगा। महिंद्रा ग्रुप ऐसे प्रशिक्षित सक्षम युवाओं की भर्ती के मौके का स्वागत करता है। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को युवाओं के लिए बेहतरीन मौका बताया। बहरहाल देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार बैकफुट पर आई है और इस स्कीम में कई बदलाव किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% का आरक्षण मिलेगा और ये 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और दूसरे सिविलियन पोस्ट और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CRPF की भर्ती में 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों की भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी, जबकि अग्निवीरों के पहले बैच के लिए छूट 5 साल होगी। इससे पहले अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। इसके अलावा उन्हें 12वीं तक पढ़ाई करने का विकल्प दिया गया। इसके लिए NIOS जरूरी बदलाव करने जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 3 साल का विशेष स्किल्ड बेस्ड बैचलर डिग्री लॉन्च करने का फैसला किया है। इसमें अग्निवीरों द्वारा 4 साल की सेवा के दौरान सीखे गए टेक्निकल स्किल को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि सरकार हर तरह से युवाओं को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। देखते हैं कि ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो इतना सब करने के बाद भी क्या वाकई ये योजना कारगर है? क्या वाकई युवा ये तमाम बदलावों और जिस तरह से कॉर्पोरेट इंडिया आगे आ रहा है इन लुभावने ऑफर्स को देखकर क्या वो इस अग्निपथ स्कीम की ओर आगे बढ़ेंगे? जो विरोध हम देख रहे हैं क्या वो थमेगा? इसी पर विस्तार से बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कमल दावर, फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियाज डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे साथ है। डिफेंस एक्सपर्ट GJ सिंह भी हमारे साथ है। आप दोनों का स्वागत है। जनरल दावर, आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार बदलाव कर रही है इस योजना में, नए से नए प्रावधान ला रही है, कॉर्पोरेट इंडिया भी अब आगे आ गया है, जो विरोध हम देख रहे हैं क्या ये अब थमेगा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए, और आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज डिस्कशन कर रहे हैं। और मैं सिर्फ सियासत में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने 41 साल इस देश की वर्दी पहनी है बड़े गर्व के साथ, और मुझे भी कुछ आइडिया है कि किस तरह से हमारी जो कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस है, जो हमारी लड़ने की काबिलियत है। हमारे पास 2 दुश्मन हैं, पाकिस्तान और चाइना। तो हमने कैसे अपनी तो देश की सुरक्षा है उसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए। इस साथ में मैं दो तीन चीजें बतलाना चाहूंगा आपके सवाल के आने से पहले। सबसे पहले कि ये जो आगजनी अपनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, दूसरी सार्वजनिक प्रॉपर्टी की जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, ये बहुत ही गलत चीज है और हम इसको पूरी तरह से कंडेम करते हैं। और ये मेरे ख्याल से ये बच्चे वो नहीं हैं जो ये गड़बड़ कर रहे हैं देश में, जो कि फौज में आना चाहते हैं। बिकॉज फौज में अनुशासन, डिसिप्लिन जो है सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप आगे कोई भी किला फतेह कर सकते हैं। तो ये तीसरी चीज, मैं ये सब पॉलिटिकल पार्टीज और जितने भी अपने पूरी अवाम है, इनको मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि कभी भी पॉलिटिक्स को मत लेके आइए मेहरबानी करके जब देश की सुरक्षा की बात होती है। देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है और हमें कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं चाहिए। और आपस में, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, होल ऑफ नेशन अप्रोच होना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। ये कहते हुए इन
चीजों को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैं अब आपके सवाल पे आता हूं। अब आप देखिए कि 14 जून को ये स्कीम, अग्निपथ स्कीम को सरकार ने और फौज ने की घोषणा की थी, और पिछले 5-6 दिनों में कितनी आगजनी और प्रॉब्लम्स आई हैं, और हल्के हल्के हम इनको कुछ सॉफ्ट दे रहे हैं लुभाने के लिए, या जैसे आपके रिपोर्टर ने कहा था, वो सब बात ठीक है। लेकिन अगर मेरी तरफ से अगर एक पायलट प्रोजेक्ट 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप कर सकते इंट्रोड्यूस पहले, तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन ये कहते हुए कि अब जब सरकार ने और हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं ने, आर्म फोर्सेस ने लागू कर दिए, तो हम सबको ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम ये बेस्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, ताकि हमारी सुरक्षा में कोई ढील ना हो। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो 4 साल है, मैं ये अपनी राय दे रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो भी मेरा फौज में तजर्बा कहता है वो ये है कि 4 साल में, जिसमें से कि 6 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी, 6 महीने आपकी कैजुअल लीव, एनुअल लीव, इधर उधर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज है, तो 3 साल में मेरे ख्याल से मेरे के काफी कम है कि आप अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं, बैटल स्किल्स हैं, चाहे आप इन्फेंट्री में हैं या आर्मर्ड कोर में हैं या कहीं हैं, वहां 3 साल में थोड़ा कम वक्त है आपको अपनी पूरी तरह से बैटल स्किल्स एक्वायर करने के लिए। इसलिए अगर इसको थोड़ा बड़ा होता है, मैं तो बहुत खुश अगर ये नहीं, यही सवाल है जीजे सिंह साहब, शायद आप विस्तार से इस पर समझाइश दे सके, क्योंकि किसी भी वॉरफेयर के लिए 4 साल में तो आप प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे किसी को, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं 4 साल के बाद 25% को तो अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, 75% के लिए अब कॉर्पोरेट इंडिया भी आगे आके खड़ा हो गया कि हम इनको नौकरियां देंगे। सवाल ये है कि 4 साल में आपने जो इनको ट्रेनिंग दी है, कॉर्पोरेट इंडिया क्या उसके तहत ही आपको नौकरी देगा या वो आपको अलग से ट्रेनिंग देगा? क्योंकि अलग से वो ट्रेनिंग देगा तब तो यहाँ 4 साल की ट्रेनिंग और बाद में 1-2 साल की और ट्रेनिंग, तो पैसे कमाने का सिलसिला कब शुरू होगा, नौकरी कब लगेगी? बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये है। मंशा पे कोई डाउट नहीं है, देखिए मंशा तो बहुत अच्छी है, जितनी ज्यादा भर्तियां हो उतना अच्छा है, लेकिन भर्ती होने के बाद जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो रोजगार की चिंता हो रही है, वो जमीनी हकीकत पर हम बदलता हुआ कैसे देखेंगे? जी, ये मेरे लिए क्वेश्चन। जी सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि आपका धन्यवाद, आपने इस चैनल के ऊपर बुलाया आपने, और दूसरा जो जनरल साहब कह रहे थे तो उसमें मैं बड़ी सारांश में कहना चाहता हूं, देश है तो हम हैं। देश की जो सुरक्षा का मामला है बहुत सेंसिटिव होता है, हमें हमेशा इसको एक अलग रखना चाहिए पॉलिटिक्स से। अगर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज या दूसरे लोग दखल अंदाज करते हैं, हमारे युवा को इंस्टिगेट करते हैं, उकसाते हैं, तो वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं। अभी आपके क्वेश्चन आपने जो किया, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो योजना लाई गई है अग्निपथ, ये तो बहुत जल्दी में लेके आ गए हैं, क्योंकि अगर इसके हम फायदों को गिनाए तो हम सब लोग अभी जानते हैं 6 दिन के बाद कि बहुत अच्छी स्कीम है हमारे युवकों के लिए, मगर ये जो स्कीम है उनके दिलों को भाती नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो स्कीम बनाई गई है वो इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर हमारी गवर्नमेंट के अंदर जो हेड है हमारा, एक समझिए ऐसे कि जो हेड होता है उसके अंदर तो बात बिल्कुल ठीक लग रही है, मगर दिल के अंदर और हेड के अंदर, सिर के अंदर, दोनों में फर्क है। जो हमारे देश का दिल है वो जो है वो हमारे गांव में है, हमारे रूरल एरियाज के अंदर है, हमारे यूथों के अंदर है। उनको ये कुछ अच्छा नहीं लगा इसका कुछ, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप कह रही थी, मेन मकसद तो होता है कि पैसे को कैसे कमाना है। जो हमारे युवक हैं, अगर हम अपने सोशल फैब्रिक को देखें, हमारी जो पहले ट्रेडिशन बनी हुई हैं, जो हमारी एक मानसिकता
है वो ये है कि जब हम फौज ज्वाइन करेंगे, इसको लाइफ लॉन्ग के लिए करेंगे, अपनी पूरी जिंदगी में इसको अपनाएंगे और फिर जाकर हम कोई अच्छे रैंक से आएंगे, जैसे कि सूबेदार हुआ, जिसके साथ उसकी आन बान शान बनती है और साथ में इसके जुड़ी हुई एक फाइनेंशियल चीज लाइफ लॉन्ग ब्लेसिंग होती है, वो होती है कि पेंशन। अगर पेंशन है तो फिर वो उनकी जिंदगी और भी उनको अच्छी लगती है, उनका जो आन बान शान गांव के अंदर होती, इज्जत होती, वो बढ़ती है रैंक के साथ, और ये दो चीजें पेंशन के साथ। और फिर साथ में मैं समझता हूं कि ये जो है ये उनको जो वो अपने गांव के अंदर जमीन के ऊपर फसल से कमाते हैं, उसकी इनकम को ये सप्लीमेंट करती है। और हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है, अगर हम अपने गांव का देखें तो वहां पे जितने फौजी लोग रिटायर होके जाते हैं, वो इसको अपनी एक बुढ़ापा जो उनकी ओल्ड है के लिए भी एक सिक्योरिटी समझते हैं, क्योंकि जितनी देर वो जिंदा है हाँ। उनकी पेंशन चल रही है। और हाँ। साथ में हम देखते हैं कि जो उनकी फैमिली होती वो भी उनको देखते हैं कि देखो ये बूढ़े को देखते रहो, इसकी अच्छी देखभाल करो, अगर ये चले गए तो पेंशन भी रुक जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसी बातें जो है जो एड्रेस नहीं कही गई, ये 4 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है जो हमारे युवक समझ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है, कोई इसको ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी कह रहे हैं, क्योंकि आप दोनों से मुझे एक चीज़ ये समझनी है, क्योंकि आप दोनों जो बात कर रहे हैं वो देश के प्रति समर्पण और उसके लिए खड़े रहने की इच्छा से, एहसास से बात कर रहे हैं। जब कोई डिफेंस फोर्सेस में आता है तो इसी मंशा से आता है, इसी फीलिंग के साथ आता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद जनरल डावर आप शायद विस्तार से इस पर समझाइश दे सके। आप तो एक तरह का ग्रेजुएशन कोर्स या ये 4 साल का प्रोग्राम लॉन्च करके लॉन्ग टाइम सर्विस का कोई विकल्प अगर चाह रहा हो, या जिसके अंदर उस तरह की भावना हो, ना कहीं वो मरती हुई दिखाई दे रही है। जो ओवरऑल फील होती है ना डिफेंस फोर्सेस में जाने की कि आपको देश की रक्षा करनी है, वो गायब होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक क्लियरली एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है। आपका सवाल बड़ा वाजिब है। देखिए, ये जो देश की जब हम जब फौज में जाते हैं, कोई भी अंग है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो हम देश की सेवा के लिए जाते हैं और अपनी जान भी अगर जरूरत हो तो बड़े खुशी से स्माइल करके हम अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस स्कीम में ये चीज देखी है, जो बड़ी खामी मुझे नजर आई है, वो ये है कि हम कॉम्बैट कैपेबिलिटी यानी कि देश की सुरक्षा की जो काबिलियत है उसके बारे में हम सोच रहे हैं, या क्या हम ये कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाए हुए हैं कि 4 साल करेंगे और फिर इसको तैयार करें कि इधर चले जाए उधर चले जाए। वो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि ये पुलिस में जाएगा, मिलिट्री फोर्स में जाएगा, ऐसी चीजें तो अभी भी लागू हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट उनकी बहुत कम होती है। तो हमें ना ये चीजें मिक्स नहीं करनी चाहिए, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट विज़ावी कॉम्बैट कैपेबिलिटी प्रिपेयर्डनेस। अब मैं जो सुरक्षा की जो बात करता हूं, देखिए कि फौज में क्या है कि एक यूनिट है, ये हमारा बेसिक एंटिटी है, बुनियादी ऑर्गेनाइजेशन, उसके वो एक आपकी एक परिवार की तरह होता है, जिसमें उसकी इज्जत, प्यार, एक दूसरे का जो हम नाम, नमक और निशान की बात करते हैं। लेकिन ये सब तो तब महसूस होगा ना जब आप फौज में रहेंगे, जब आप वहां पर काम करेंगे, लोग उठेंगे बैठेंगे। यहाँ तो 4 साल में ही आपका कोर्स पूरा हो जाएगा और अब कॉर्पोरेट इंडिया भी आके कह रही है कि हम नौकरी देंगे। तो जीजे सिंह, ये सर आप कैसे देखते हैं कॉर्पोरेट इंडिया का आगे आना? कहीं ना कहीं हम पूरे मकसद से भटक नहीं रहे हैं क्या? लिखित में होनी चाहिए ये बातों से, जो है ये हमारा जो लोग हैं, हमारे लोग समझते हैं कि कोऑपरेटिव वर्ल्ड आगे तो आ रहा है, क्या वो जो अभी कह रहे हैं 4 साल के बाद इनके साथ वो निभाएंगे या नहीं, ये भी एक बात है। मैं तो समझता हूँ कि हर एक चीज एक लिखित में होनी चाहिए ताकि जो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। अभी कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, कहीं ना कहीं मुझे एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो नजर आ रहा है, और कई बातें और बहुत जरूरी निकल के आ रही हैं। वो ये है कि देखिए, जो हमारा मेन मकसद इस स्कीम का है वो है थोड़ा पैसा बचाने के लिए, ताकि हम अपने नए हथियार ले सकें, हमारे आर्मी को और मॉडर्नाइज कर सकें, और इसके लिए ये स्कीम को लाया गया है। अभी जो हमारा बजट है, अगर इसके फाइनेंस को देखें, हमारा
डिफेंस बजट का जो पैसा होता है, अगर जो पे पेंशन्स की तरफ देखा जाए तो उसमें अगर 100% अगर 100 में से जो 40% होता है वो सिविलियन, जो डिफेंस के सिविलियंस हैं, काम करने वाले, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में करते हैं, जहाँ हमारे बड़े पेंशन ऑफिसेज में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, उनको चला जाता है। आप सिर्फ यूनिफॉर्म पीपल जो है 60% उनको टारगेट कर रहे हैं। जो सिविलियंस हैं काम करने वाले, उनका भी फिर कुछ करिए, उनकी भी, उनसे भी कोई स्कीम निकालें कि उससे भी हम पैसा बचा सकें। और देखिए, जो देश की सुरक्षा होती है वो सिर्फ डिफेंस वालों की नहीं होती, सारे देश के लोगों का वो एक, जिसे कहते हैं, कर्तव्य होता है, उनकी ड्यूटी होती है। तो फिर और ऐसी स्कीमें लाई जाए। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है? उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री को कुछ पैदा करना चाहिए, पैसा दूसरी जगहों से भी बचाए ना, सिर्फ यूनिफॉर्म जो लोग हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, आप उनको जब 60% जिनका सिर्फ फुल बजट में से पैसा जाता है, उनको आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन है, मान जाएंगे, बैठ जाएंगे, मगर आप सिविलियंस को नहीं कह रहे हैं या दूसरे चीजों को नहीं देख रहे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी आना चाहिए कि पैसा ये हमारे बजट में बढ़ाए, पे पेंशन्स की तरफ मत देखे और बढ़ाए इसको, जो हम हथियार ले चुके हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम है तो देश है, ये जो जितनी प्रॉस्पेरिटी हम देखते हैं देश के अंदर, जितना काम हम रात को सोते हैं, सुखी सोते हैं, ये सिर्फ हमारे जो लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर्स के ऊपर, उन्हीं की बदौलत है। अदरवाइज तो उनके नाम पे यहाँ पे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उनके नाम पे आपने इस तरह की स्कीम लॉन्च कर दी है और उस पर भी क्लैरिटी नहीं है किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी, उसको लेकर कोई वादे नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है। तो इस तरह का विरोध तो जो लगातार बढ़ता जा रहा है, एक तरह से हम देख रहे हैं, किसी का फायदा नहीं हो रहा है। ना ही जो अग्निवीर इसमें आना चाहते हैं, ना ही उन्हें कोई क्लैरिटी मिल पा रही है, ना ही सरकार को क्लैरिटी पा रही है। कहीं ना कहीं पूरा मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मैं एक सिर्फ कह सकता हूँ एक बात छोटी सी। जी सर, बोलिए। आपने जो पेंशन की बात की, देखिए कैलकुलेट किया गया है कि जो एवरेज एनुअल डिफेंस सिविलियंस की पेंशन है, डिफेंस सिविलियंस की पेंशन है, वो तकरीबन 5.38 लाख है और फौजी की 1.38 लाख है। ठीक है जी। और दूसरी चीज में तो इसलिए अगर आपने कहीं भी कटौती करनी है, करिए कटौती, लेकिन फौज पे ही सिर्फ क्यों कर रहे हैं? आपके पास इतनी बड़े पुलिस है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस है, पैरामिलिट्री है, सिविलियंस हैं डिफेंस में, तो उनकी भी जरा कटौती कीजिए इन चीजों में, ताकि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और पैसा मिले। और दूसरी चीज मैं सिर्फ ये इसमें एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि अगर आप देखें तजर्बे से, रशियन सोल्जर जो यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, अमेरिकनों ने वियतनाम में क्या किया, ट्रूप्स ने अफगानिस्तान में क्या किया, ये शॉर्ट टेन्योर सोल्जर्स से 2, 3, 4 साल के लिए जो वहां आते हैं। तो इसलिए ये जो शॉर्ट टेन्योर सोल्जरिंग है, मेरे ख्याल से मैं तो इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। आपको फौजी को जरा 8, 10, 15 साल दीजिए ताकि वो अपने यूनिट में। बिल्कुल सही कहा आपने। फौज में आने के लिए कोई क्रैश कोर्स तो नहीं किया जा सकता है और नहीं करवाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। समय लगभग खत्म हो गया है, लेकिन आप दोनों ने शिरकत की और अपने व्यूज आगे रखे। वहीं दिल्ली में कैसा रहा भारत बंद का असर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नकुल, जिन्होंने दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर हालातों का जायजा लिया। हम इस वक्त सरहौल बॉर्डर पर खड़े हैं। ये दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे बॉर्डर है। सुबह हमने देखा एक ट्रैफिक जाम, मैसिव ट्रैफिक जाम इस पर्टिकुलर रोड पर, और अब देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी काफ़ी अच्छे से तैनात है। जो कारण बताए जा रहे हैं इस ट्रैफिक जाम के, हमने कुछ लोगों से बात करी, ऑफिशियल से ही बात करी, कुछ बहुत मिक्स रिएक्शन आए हैं। उसमें लोगों ने ये बताया कि जो यहाँ पर जो गुड़गांव ट्रैफिक जाम होता है ये मंडे को हमेशा रहता है, बट कुछ ऑफिशियल्स और जो कुछ यहाँ पे कम्यूटर्स हैं उन्होंने ये भी बताया, जो कारण उन्होंने बताया वो ये बताया कि जिस कारण से सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई गई है, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, उसके कारण लंबा ट्रैफिक जाम सुबह मंडे मॉर्निंग हुआ है। यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़ी। इसी के साथ साथ आप अभी इस वक्त जो सिचुएशन मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन अभी काफ़ी नॉर्मल है। जो ट्रैफिक जाम था वो काफ़ी खोल दिया गया है, बट इस वक्त अभी भी जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी तैनात है। और जो बैरिकेड्स यहाँ पर किए गए हैं, इस साइड की रोड से भी आप देख सकते हैं कुछ आगे तक बैरिकेड लगाया गया है, उस एंड पर भी आप देख सकते हैं बैरिकेड्स आगे है।
चलिए, तो आपने यहाँ पर देखा दिल्ली एनसीआर में भारत बंद के चलते लोगों को कैसी परेशानी हो रही है। और इसी के साथ स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।